किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं राहुल और दूरदर्शन किसान में हम लेकर हाजिर हैं अपना ये बुलेटिन। मौसम के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें बदलते मौसम की तस्वीर भी होगी और साथ ही किस प्रकार के अनुमान हैं मौसम से जुड़े हुए, और AQI की चर्चा। फिलहाल शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, आइए देखते हैं। केरल से है, जहाँ कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। केरल से ये सबसे पहली खबर, जिसमें बारिश से जुड़े हुए समाचार। अगली खबर है रायलसीमा से, जहाँ कहीं कहीं ज़ोरदार बारिश की उम्मीद है। तो दोनों ही खबरें जो है शुरुआती, जिनमें बारिश का जिक्र। अगली खबर का रुख करते हैं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका से है, जहां कहीं कहीं भारी से भारी बारिश संभव है। तो यानी कि दक्षिण की पूरी बेल्ट में बारिश का फिलहाल जोर है। तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। समूचा जो दक्षिण भारत है वहां पर दस्तक बारिश की। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, यहाँ पर भी बारिश की फिलहाल चर्चा। तो इन 5 बड़ी खबरों के साथ की हमने बुलेटिन की शुरुआत, और अब देखते हैं कि मौसम अलर्ट क्या कह रहा है। और इसे आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। केरल में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। लक्षद्वीप में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अलर्ट के बाद अब हम देखते हैं कि फोरकास्ट क्या है, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 से 48 घंटों में पूरे देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है, उस पर आधारित जो मौसम का पूर्वानुमान है हमारी टीम ने तैयार किया है। आइए देखते हैं। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आएगा। सबसे पहले उत्तरी राज्यों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात करें, गिलगित की बात करें तो कई जगह बरसात की संभावना। हिमाचल में कहीं कहीं बारिश, जबकि पंजाब, हरियाणा, समूचा उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। ये फिलहाल इन राज्यों का जो है पूर्वानुमान है। अगले 24 से 48 घंटे में इस प्रकार का मौसम इन उत्तरी राज्यों में रह सकता है, जिसमें कहीं जगह बरसात तो कहीं कहीं बारिश, जबकि कहीं कहीं पर बारिश की कोई भी संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है इन तीनों ही राज्यों में। जबकि हम बात करें बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बरसात की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। दक्षिण का रुख करते हैं। सबसे पहले देखें हम यहाँ पर केरल है, दक्षिणी कर्नाटका, रायलसीमा और तटीय कर्नाटका की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। जबकि उत्तरी कर्नाटका, तेलंगाना और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कई जगह बरसात हो सकती है। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, समूचा राजस्थान, गुजरात है, सौराष्ट्र है, इसके अलावा कच्छ है, दमन और दीव है, तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है इन मध्य राज्यों का। अब बात करते हैं मौसम की चाल किस प्रकार की रही है। तो हम बात करें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में देखें तो कहीं कहीं बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ये दर्ज किया गया है। अब बात करें हम ओडिशा और गांगे, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इस प्रकार का मौसम का जो चाल है पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी कि कई इलाकों में जो है बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करें हम एक बार और। अंडमान निकोबार देखें आप, केरल देखें, तमिलनाडु, भीतरी कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ये सभी वो राज्य हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल रही है और इसी वजह से आपने देखा कि किस प्रकार से
हेडलाइंस में भी बारिश ही नज़र आ रही थी। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में जो है पिछले 24 घंटों में मौसम परिवर्तित हुआ है और यहाँ पर भी बारिश जो है दर्ज की गई है मौसम की चाल में। तो ये रही मौसम की चाल की पूरी रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, देखते रहिए मौसम खबर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम तापमान की। किस प्रकार का तापमान रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। फिलहाल शुरुआत करते हैं हम न्यूनतम तापमान से। आइए देखते हैं तापमान का हाल क्या कह रहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर नज़र डालें तो देखेंगे हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और चंडीगढ़ की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम, आपके स्क्रीन पर देखें, बिहार है, गांगी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इन सभी राज्यों में भी जो तापमान है न्यूनतम वो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि इन राज्यों में भी तापमान ज़्यादा है। अब बात करते हैं ओडिशा की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5.1 सामान्य की तुलना में इस कदर ज़्यादा कि 5 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान जो है दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव की, जहाँ पर 7.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में। अब बात करते हैं हम पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो भी जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तापमान में अब नज़र डालते हैं। हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो ज़्यादा पाया गया है, 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है तापमान। अब बात करते हैं मेघालय के अलावा असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करें तेलंगाना की। तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अधिकतम तापमान में अब हम बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर है कारवार शहर है, जो कि तटीय कर्नाटका का शहर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, 34.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान जो है पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। अब एक ग्राफिक के ज़रिए तमाम शहरों के तापमान का हाल जान लेते हैं। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, देखते रहिए मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर में हम अब इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और AQI जान लेते हैं वायु की गुणवत्ता, जिसे साझा करने के लिए हमारी AI एंकर आ रही हैं। आइए देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 276 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये आपने जाना वायु की गुणवत्ता का हाल तमाम शहरों में क्या रहा। और अब हम बात करेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 4 दिनों तक उन पर्यटक स्थलों का क्या हाल रहने वाला है तापमान की दृष्टि से। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू की बात करें तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर धूप खिली हुई है, मौसम साफ है। तापमान पर नज़र डालें तो अधिकतम 23-24 के आसपास, 24 पर नियत है, जबकि बुधवार से लेकर शुक्रवार तक। वहीं न्यूनतम पर नज़र डालें तो 10, 9 और 8 के आसपास बना हुआ है। तो यदि आप जम्मू की यात्रा अगले 4 दिनों में करने जा रहे हैं तो इस प्रकार का मौसम वहाँ पर रह सकता है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल है। हालांकि थोड़ी सी उमस दिन में थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस हो सकता है। हालांकि बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश के शिमला की। मंगलवार को हल्की बदली, जबकि उसके बाद बुधवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम साफ। तापमान 16 और 15 के आसपास अधिकतम बना हुआ है, जबकि न्यूनतम में देखें पारा 7 डिग्री तक जा रहा है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को 6 डिग्री तक होने की संभावना है। इस प्रकार का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों में यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून की बात करते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहां पर मौसम साफ, धूप खिली हुई है। तापमान पर नज़र डालें तो 25-26 के आसपास, जबकि बुधवार से शुक्रवार तक 26 डिग्री पर अधिकतम तापमान नियत है। वहीं यदि हम न्यूनतम पर नज़र डालें तो 9 और 10 के आसपास बने रहने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिन देहरादून का, जो हम अपने सामने से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। तो यहाँ पर धुंध है मंगलवार और बुधवार को, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है। तापमान पर नज़र डालें तो 25, 24, 23 तक पारा जा सकता है शुक्रवार को। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 10, 9 और 8, यानी कि रात में ज़्यादा सर्द मौसम हो सकता है और ठंडक भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो इस प्रकार का ये इन उत्तरी राज्यों में फिलहाल हिमाचल प्रदेश के बाद हमने हरियाणा देखा और कुरुक्षेत्र का इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की बात करें तो मौसम साफ है। मंगलवार को धूप खिली हुई, जबकि उसके बाद हल्की बदली है बुधवार से लेकर शुक्रवार तक। तापमान पर नज़र डालें अधिकतम तो 23, 22 और 21 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान पर नज़र डालें तो 14 और 13 के आसपास, जबकि शुक्रवार को 12 डिग्री होने की संभावना है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का ये पर्यटन का पूर्वानुमान ईटानगर का, जो हम अपने सामने देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन बारिश की प्रबल संभावना है। तापमान 29-30 के आसपास, जब बल्कि मंगलवार से गुरुवार तक नियत है 29 पर और शुक्रवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं न्यूनतम पर नज़र डालें तो 22 और 21 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों तक यहाँ पर रह सकता है। पर्यटन की दृष्टि से ये अगले 4 दिनों का पूर्वानुमान। अब बात करते हैं कर्नाटका के मैसूर की। तो मंगलवार और बुधवार को वहाँ पर बारिश की संभावना है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बदली छाई हुई है। तापमान 27-28 के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 18 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल मौसम यहाँ पर कहा जा सकता है। ना आपको ज़्यादा सर्दी का अनुभव होगा और ना ही ज़्यादा गर्मी का। तो इस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम मैसूर का कहा जा सकता है। अब बात करते हैं केरल के कोच्चि की। तो यहाँ पर मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना प्रबल है।
तापमान पर नज़र डालें तो अधिकतम 30 पर है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी तापमान जो है 25 पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का इस तटीय शहर का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान जो हम अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से तमाम शहरों का हम यहाँ पर आपके लिए 4 दिनों का पूर्वानुमान लेकर आते हैं। और अब देखते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बहुत ही ज़्यादा गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, बिजली भी चमकने के आसार मंगलवार को, जबकि उसके बाद बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तेज़ बारिश की संभावना है। तापमान पर नज़र डालें तो 33 डिग्री पर नियत है अधिकतम, जबकि न्यूनतम जो है 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान तटीय शहर कन्याकुमारी का जो हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये तमाम शहरों के हमने पर्यटन के पूर्वानुमान का यहाँ पर आपके साथ चर्चा किया। और अब समय है खेती किसानी का, जिसकी विशेष रिपोर्ट आपके साथ साझा करने के लिए हमारे एआई एंकर आ रहे हैं कृष। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के किसान आलू की फसल की समय पर सिंचाई करें। यहां आलू की फसल को इल्लियों के प्रकोप से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। नैनीताल में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल के किसान राजमा की पक्की फसलों की तुड़ाई कर लें। नैनीताल में ही इस समय मूली, शलगम और गाजर की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तराखंड के किसान अमरूद के पके फलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान चुकंदर की यूरोपीय किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ के गन्ना किसान गन्ने की फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के किसान मूंगफली को जड़ सड़न से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। प्रयागराज में ही किसान बैंगन को फल सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। उत्तर प्रदेश में मक्के और मसूर की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान इस सप्ताह सरसों की बुवाई भी कर लें। यहाँ इस समय आलू की कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोक, कुफरी बादशाह और कुफरी सिंदूरी जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की अच्छी पैदावार के लिए प्याज की नर्सरी से खरपतवार हटा दें। यहाँ मिर्च की फसल को विषाणु रोग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये देखिए आपने खेती किसानी की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंगन की फसल। वर्तमान समय की बात करें तो बैंगन की बुआई के लिए यह समय उपयुक्त है। और किस प्रकार से बुआई करनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, और बुआई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब आपकी फसल बड़ी होने लगे तो उसमें ना ही कीटनाशक लगे, और यदि ऐसी संभावना होती है तो उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। इन सभी छोटी छोटी बातों की जानकारी हमारी इस संक्षिप्त रिपोर्ट में संकलित है। आइए देखते हैं। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है।
इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। तो ये देखिए आपने हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट जो कि बैंगन की बुआई पर आधारित थी। यहाँ पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ये तो आपको बताया ही गया। फिर भी आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपका जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से जो मिट्टी है उसका वैज्ञानिक परीक्षण ज़रूर करा लें, और यदि उसमें कोई कठिनाई आ रही हो तो ज़रूर आप वहाँ का जो वहाँ का कृषि किसान केंद्र है वहाँ से भी आप उसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी सहायता की जाएगी ताकि बैंगन की बुआई से पहले आपको कोई भी ऐसा मुद्दा ना रह जाए जिसकी आपके पास समझ और जानकारी ना हो। यही हमारा ध्येय रहता है ताकि आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंच सके। मौसम खबर के इस बुलेटिन में हमारा ये जो कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है। आप हमारा ये पूरा कार्यक्रम आप जो है YouTube पर भी देख सकते हैं। ये पूरा बुलेटिन वहाँ उपलब्ध है। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और DD किसान चैनल पर हमारा आज का ये बुलेटिन आप देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के मौसम खबर में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी क्रिश और बाल्टी बॉय। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। साइबर स्पेस है दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं बेस। यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना, चोर अगर भागा तो फिर होगा नहीं ट्रेस। स्कैमर हर एक कोने पे बैठे हैं, हैकर तुमको ही देखते रहते हैं। फ्रॉड भी बहुत है, कोई जानता ना कौन है, बैंकों में पैसा एक कॉल में गॉन है। नियम ही कुछ और है, ये ऑनलाइन वॉर है, साइबर क्राइम अनकवर्ड ये नया दौर है। हर पल यहाँ जोखिम, हर मोड़ पे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है, हैकर से कैसे बचोगे। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। पृथ्वी, हैरत अंगेज किस्मों के जीवों का आवास, लाखों तरह की वनस्पतियां, कीट और पक्षियों का घर। हो रहा जलवायु परिवर्तन हम सभी के लिए चुनौती बन गया है। ऐसे में भारत ने जन आंदोलन से प्रकृति की तरफ एक कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ मां के नाम, प्लांट फॉर मदर कैंपेन की शुरुआत पूरे देश में की गई है। धरती करे पुकार देखिए हर शनिवार रात 10:30 बजे DD नेशनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
फसल की कटाई के साथ ही उत्तर भारत के किसान अगली फसल की तैयारी में लग जाते हैं, पर अगली फसल की तैयारी किसी चुनौती से कम नहीं होती, क्योंकि पिछली फसल की कटाई के बाद जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं उनका निपटान भी करना होता है। ये जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में पराली कहते हैं। पराली को बहुत ही कम समय में खेतों से हटाने की कोशिश में इन्हें जलाना बहुत आसान सा लगता है। क्या इसे जलाना सही है? पराली जलाने के प्रभाव घातक हैं। पराली जलाने से हवा में विषैले तत्व फैलते हैं जो इंसान, पशु और पर्यावरण सभी के लिए नुकसानदायक हैं। पराली जलाने से खेतों की मिट्टी में पाए जाने वाले किसानों के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जैसे राइजोबिया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को जमीन में पहुंचाते हैं, जिससे खेतों की पैदावार क्षमता बढ़ती है। पराली जलाना सही नहीं है। इसके और भी विकल्प हैं, पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं। पराली को ईंधन, खाद और औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है। सुपर सीडर मशीन की मदद से जुताई, बुआई, लेबलिंग सब एक साथ कर सकते हैं। इसके जरिए पराली को खेतों में ही दबाकर जैविक खाद का लाभ लिया जा सकता है। 1 टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। पराली को मिट्टी में मिलाने से अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी बरकरार रहते हैं। साथ ही खाद खर्च पर 1500 से 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की भी बचत होती है। रोटरी मल्चर फसल के बचे हुए अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, फिर उन्हें मिट्टी में मिला देता है। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा उपकरण है जो कंबाइन हार्वेस्टर से निकालने वाली पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और फैलाता भी है। इससे पराली को आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है और पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रीपर कम बाइंडर मशीन फसल की कटाई के साथ साथ उनका बंडल भी बनाती है, जिन्हें आसानी से एकत्र किया जा सकता है। इस मशीन की सहायता से किसान खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई भी आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदलता है। इन गट्ठरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां इससे बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑर्गेनिक डिस्पोजेबल बर्तन, थर्मोकॉल इत्यादि बनाई जाती हैं, जो पर्यावरण अनुकूल हैं। इससे किसान अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार के सहयोग से पंजाब प्रदेश में क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जहां पर किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जो के धान के अवशेष बच जाते हैं उनको संभालने के लिए उसका इंसिटू मींस उसको खेत में मिट्टी में मिलाने के लिए, जहां उसको खेत से बाहर निकालकर उसको इंडस्ट्री को सेल करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इसके तहत इनको मशीनरी जिसमें मुख्य तौर पर बेलर, रेक, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और क्रॉप रीपर ऐसी मशीनें हैं जो किसानों को 50% से लेकर 80% सब्सिडी ली है। पराली से जैविक खाद बनाना एक कारगर तरीका है। इसे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया द्वारा खेतों में ही सड़ाया जा सकता है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है और फसलों को प्राकृतिक पोषण भी मिलता है। पराली से बायोगैस बनाना एक प्रभावी तरीका है। इस प्रक्रिया से न केवल ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि ये पराली के सही निपटान का भी समाधान प्रस्तुत करती है। पराली प्रबंधन के बहुत सारे विकल्प हैं और इसमें सरकार भी सहायता कर रही है। अब जरा सोचिए, माचिस या मैकेनिज्म?
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।